आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 सांख्यिकी का अगला भाग पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन को समांतर माध्य के तीनों विधियों से कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कहीं लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 का समांतर माध्य ज्ञात करो, का समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य को बताना है इसका। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की आपको 3 विधियां बताई गई हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम तीनों विधियों से आपको हल करके दिखाते हैं। हमने कहा था ये जो आंकड़ा है किस प्रकार का है, अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध नहीं है। 3 आंकड़े आपको हमने बताया था कि आंकड़ा 3 प्रकार का होता है और उसको हल करने के 3 विधियां भी होती हैं, चाहे वो जैसा आंकड़ा हो। तीनों में से पहला आंकड़ा होता है अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध ना हो, जो आपके बोर्ड पर लिखा है। दूसरा होता है अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो। तीसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। अब सबसे पहले हम इसको तीनों विधियों से हल करते हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। तीनों विधियों से इसको हल करेंगे। तीनों आंकड़ों को हम तीनों विधियों से हल करके आपको दिखाएंगे। चलिए, ये इसको हल करने का प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है, इसको जानने से पहले हम ये जान लें कि समांतर माध्य का मतलब क्या है। समांतर माध्य का मतलब होता है बराबर बराबर बंटवारा करना। जैसे हमारे पास 5 संख्याएं लिखी हैं, 2, 4, 6, 8, 10। अब अगर ये सारी संख्याएं पांचों बराबर बराबर हो जाएं तो क्या क्या होनी चाहिए। जैसे 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 10 लिखा है। अगर सब बराबर बराबर हो जाएं तो क्या होना चाहिए, और इनका योग यही हो, पांचों का योग वही हो जो बराबर बराबर होने पर हो। तो बराबर बराबर अगर इनका बंटवारा करें तो क्या क्या हो सकता है, उसी को समांतर माध्य कहते हैं। जैसे हम बोलें कि 10 टॉफी है हमारे पास और उसको 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटो, तो कितना कितना मिलेगा। जितने बच्चे हैं, जितनी टॉफियाँ हैं, उसको 5 बच्चे हैं तो 5 से डिवाइड कर दो, तो पता चल जाएगा जो आंसर आएगा उतनी टॉफियाँ पाँचों को मिलेंगी। तो 5 से भाग देंगे, आंसर क्या आएगा 2। इसका मतलब पाँचों बच्चों को 2 टॉफियाँ मिलेंगी, अर्थात 10 टॉफियाँ। अब इसी प्रकार 2, 4, 6, 8, 10 का समांतर माध्य का मतलब अगर ये सारी संख्याएं बराबर बराबर हो जाएं तो क्या होंगी, इसी को समांतर माध्य कहते हैं। और समांतर माध्य निकालने का तरीका हमने क्या बताया था, तो समांतर माध्य बराबर इस तरीके से आंकड़ा दिया है, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n करके बताया था। सिग्मा x का मतलब पदों का योग, इनको जोड़ लीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 बटे 5। 5 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए नीचे में 5 लिख दिया। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, सभी पदों को जोड़कर जितने पद हैं उससे भाग दे देना, चाहे जिस विधि से हो। इसका मतलब यही है कि सभी संख्याओं, सभी पदों को आपको जोड़ना है और जितने पद होंगे उससे भाग दे देना है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, चाहे वो लघु विधि हो चाहे पद विचलन विधि हो, सबका उद्देश्य कि यह समांतर माध्य ज्ञात करना, अर्थात बराबर बराबर सारे पद हों तो क्या क्या होंगे। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, पदों के योग को पदों की संख्याओं से भाग करते हैं, इसी का नाम बदलता रहता है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30। ये हो गया आपका 30 बटे 5। 5 एकम 5, 5 36, यानी आपका आंसर क्या आ गया 6। इसका अर्थ है कि ये सभी संख्याएं 6 हो सकती हैं, तो भी इनका योगफल उतना ही आएगा जितना इस तरीके से जोड़ने पर आएगा। इसको जोड़ने पर 30 आएगा। अगर ये पांचों 6 हो जाएं, ये भी 6, 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 तो क्या आया, तब भी तो रिजल्ट 30 ही होगा। इसका मतलब है यही समांतर माध्य कि अगर ये सब बराबर बराबर हो जाएं तो क्या आएगा, तो आएगा 6, यानी कि प्रत्येक संख्या 6 हो जाएगी। इसी को समांतर माध्य कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहली विधि। पहली विधि का मतलब प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। अब इसको हम अन्य 2 विधियों से भी बताते हैं आपको कैसे लगाते हैं। तो इसको सारणी रूप में भी हम लिख सकते हैं। सारणी कैसे बनाते हैं, इसी को पद कहते हैं, और पद को हम लिखते हैं यक्ष से। किससे लिखते हैं, यक्ष से।
तो चलिए हम इसको सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सारणी में इसको, यही तो पद है आपका, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसी से हम सारणी भी बना सकते हैं। ये है पहला पद, तो पहला पद, ये पद है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पद, अब पद को किससे लिखते हैं हम लोग? एक्स से। किससे लिखते हैं? एक्स से। इसी का नाम तो एक्स था भी, यहाँ जोड़ा था तो सिग्मा एक्स आया था। अब पद एक्स हो गया। और इसको कहते हैं बारंबारता। ये बारंबारता क्या है आगे पता चलेगा आपको। बारंबारता, बारंबारता की अंग्रेजी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का पहला अक्षर होता है एफ, इसीलिए बारंबारता को एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं स्मॉल एफ। की बात समझ में आई होगी आप लोगों को। इसमें पहला पद क्या लिखा है? 2। तो अब देखेंगे 2 की बारंबारता, मतलब 2 कितनी बार आया है इसमें? तो 2 एक ही बार तो आया। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो 2 कितनी बार आया? 1। इसका मतलब है 2 की बारंबारता हुई 1। कोई पद जितनी बार आता है वही उसकी बारंबारता होती है। फिर 4 देखिए, 4 कितनी बार आया है? तो 4 भी एक बार आया है, इसका मतलब 4 की भी बारंबारता 1 है। फिर ऐसे 6, तो 6 कितनी बार आया? 6 की भी बारंबारता 1, वो भी एक बार आया है। 8 कितनी बार आ रहा है? 8 पद है ना, तो पद के नीचे लिखिए इसकी बारंबारता कई बार आया है? 1 बार आया है, तो यहाँ 1 लिखिए। कोई जरूरी नहीं कि 1 है, 2, 5, 10 बार भी हो सकता है। फिर यहाँ क्या लिखा है? 10। 10 कितनी बार आया आपका? 1 बार आया है, 1 बार लिखेंगे। यही तो पद थे आपके। पदों का योग आप क्या करते थे? इसको जोड़ते थे, अब पदों की संख्या इसको गिनते थे, कितनी बार आया है? 2। 2 एक बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते थे। तो ये जो पदों का योग था इसको आप यन से लिखते थे। यही जो बारंबारता है इसको जब जोड़ लेते हैं तो यही आपका पदों की संख्या हो जाती है। जैसे सूत्र में आप लिखते थे पदों का योग, यानी कि सिग्मा एक्स बटे यन, तो यही तो पदों का योग है। पदों का योग यही गिनते थे, 1, 2, 3, 4, 5 पदों का योग। अगर बारंबारताओं को आप जोड़ लेते हैं, सभी बारंबारताओं को, तो यही यन आ जाता है। यानी कि पदों का योग हमको कहाँ से प्राप्त होगा? बारंबारता से। इसी को हम यफ कहते हैं। ये पूरा यफ है, इसको जोड़ेंगे तो इसी का नाम सिग्मा यफ भी कहा जाता है। इसको सिग्मा यफ बोलो या यन बोलो। बराबर कितना है आपका? तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 आ गया। इसका मतलब यन निकल चुका। सिग्मा एक्स क्या है? अब सिग्मा एक्स का मतलब इन सबको जोड़ना, लेकिन अब इसको जोड़ने का मतलब है यहाँ से ऐसे जोड़ लेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन अब इसको हमको लगाना है प्रत्यक्ष विधि से। तो इस तरीके से सवाल ऐसे भी लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ एक्स, सॉरी सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ये होता है समांतर माध्य का सूत्र। समांतर माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि में ये सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। यन तो निकल चुका है इसमें। देखो समांतर माध्य ज्ञात करना है हमको, हमने यन, अब ये तो ज्ञात करने 3 राशियां हैं इसमें। समांतर माध्य 1 हो गया, सिग्मा एफ एक्स 2 हो गया, यन 3 हो गया। ये निकालना है, इसका मतलब बाकी 2 हमको पता होना चाहिए। तो बाकी 2 में 1 हम निकाल चुके हैं। अगर सिग्मा एफ एक्स पता चल जाए तो हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब एफ एक्स निकालना है। हमारे पास एफ ये है, एक्स ये है। एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स, एफ गुणे एक्स, एफ और एक्स का गुणा करो, उसी का नाम होगा एफ एक्स। बारंबारता और पद का गुणनफल ही एफ एक्स है। ये देखो, ये पद है, ये बारंबारता है। ये बात समझ में आई होगी आप लोगों की। ये क्या हो गया? 2 एकम 2, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 8 एकम 8, 10 एकम 10। अब इसको जोड़ लीजिए, एफ एक्स है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसके आगे सिग्मा लग जाएगा। सिग्मा का मतलब सभी एफ एक्स का जोड़। तो एफ एक्स क्या है हमारा? सिग्मा एफ एक्स बराबर 10, 8, 18, 2, 20, 6, 4, 10, 30। तो ये हो गया 30। तो एफ एक्स हो गया। अब बताइए समांतर माध्य इसी सूत्र में रख दीजिए। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई? 30 बटे एन। एन का मतलब 5 है, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 36, तो क्या निकल के आया? 30। तो प्रत्यक्ष विधि से भी इसका आंसर 30 ही आया। अब दूसरी विधि हमको लगाना है लव विधि। भाई हम सूत्र बता चुके हैं आप लोगों को। प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। हमने कहा है आपको कि समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचरण विधि। तो हम ये सवाल लिए हैं आपसे, ये आंकड़ा लिए हैं। कौन सा आंकड़ा है ये?
अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध ना हो। तो इसको हम तीनों तरीके से लगा के आपको दिखाएंगे। लेकिन ये इस तरीके से अगर सवाल दिया है तो इसको अधिकतर हम कैसे लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्यों? क्योंकि ऐसा लगाना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए हम सिग्मा एक्स बटे एन की सहायता से ही इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन हम तीनों विधियां आपको सिखाएंगे कि कैसे इसको तीनों विधियों से सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला मेथड। तो अब यहाँ से तो हम सारणी इतना बना ही चुके हैं, ये देखिए ये सारणी इतना बना ही चुके हैं। सवाल ये था, इसको हमने सारणी बना लिया। किस विधि से निकालना है हमको? प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि हो चुकी हमारी, लघु विधि से निकालना है। सबसे पहले लघु विधि का फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तो लघु विधि का सूत्र क्या होता है? लघु विधि में समांतर माध्य निकालने का सूत्र लघु विधि। आंसर सब विधियों से एक ही आएगा, बदलेगा नहीं। समांतर माध्य बराबर क्या होगा लघु विधि में? समानांतर माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे ये होता है। ये है कल्पित माध्य, ये है आपका कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हमेशा कहाँ लिया जाएगा? पद में। पद का मतलब ये जो संख्याएं दी गई है ये इसमें। कल्पित माध्य आप लगभग बीच में कहीं भी मान लीजिए, आप किनारे भी मानेंगे तो भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। लघु विधि इसका नाम ही है, इस सवाल को छोटा करके आंसर ला दे, इसीलिए इसका नाम लघु विधि है। अगर आप कल्पित माध्य को नीचे या ऊपर मान लेते हैं तो फिर लघु कहाँ रह जाएगा ये, तब तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसलिए कल्पित माध्य को पद के लगभग बीच में मानते हैं। इससे यह होगा कि कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या क्या ढूंढना है समांतर माध्य निकालने के लिए? कल्पित माध्य ढूंढना है, पदों की संख्या यही तो है जिसको n कहते हैं, यानी कि सभी बारंबारताओं का योग। एफ डी हमारे पास है, डी नहीं है, तो डी का मतलब है विचलन। अभी दिखा रहे हैं हम आपको। तो ये क्या है? हमारा पद है, ये बारंबारता है। इसको जोड़ लीजिए तो क्या निकल के आया? सिग्मा एफ बोलो इसको या एन बोलो। यहाँ आप सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। बराबर कितना है हमारा? ये 5 ही है। देखो 1 2 3 4 5 ही तो है। तो हमारा एन मिल गया। ए कल्पित माध्य कहाँ मिलेगा? तो कल्पित माध्य आपको पद में मिलेगा, लगभग बीच में, लगभग बीच में, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमारा क्या है? कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य हमारा, हमको चाहिए क्या? देखो हमको n मिल चुका है, a मिल चुका है, चाहिए क्या? d। अगर d मिल जाए तो f और d का गुणा करके उसको जोड़ लेंगे, वही हो जाएगा सिग्मा एफ डी। फिर यहाँ पुट कर देंगे, समांतर माध्य आपका निकल जाएगा। क्या चाहिए आपको? d। तो d कैसे मिलेगा? d बराबर क्या होता है? d होता है विचलन। कैसे निकलता है? ये पूरा नाम है यक्ष। इसी यक्ष में से क्या करेंगे? बार बार इस a को घटाएंगे, ऐसे। यही है हमारा, यही है डी हमारा। ये हमारा क्या है? ये हमारा डी है, कल्पित माध्य से विचलन। यक्ष का मतलब यक्ष की जगह पहले क्या रखेंगे आप? 2। 2 में से क्या घटाएंगे? ए का मतलब 6, तो 2 में से 6 गया। देखो यक्ष की जगह क्या रखेंगे हम लोग? 2। 2 में से क्या निकालना है? 6। तो 2 में से 6 नहीं जाएगा ना, अर्थात माइनस में रिजल्ट आएगा। तो क्या आएगा? -4। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? -4। अब ऐसे 4 में से क्या निकालना है? एक्स की जगह 4 रखना है, ए की जगह 6। 4 में से 6 गया, तो यहाँ 4 में से 6 बार घटाना है। 4 में से क्या घटाना है? 6। तो आंसर क्या आएगा? -2। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग -2। फिर अब की बार यक्स की जगह क्या आएगा? 6, और ए की जगह क्या आएगा? 6। 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। फिर अब की बार यक्स क्या है? 8। तो यक्स की जगह यहाँ बार बार क्या रखना है? यही 8 माइनस ए की जगह 6, ये तो फिक्स है ना। तो 8 में से 6 गया, 2 रखिए यहाँ। फिर ऐसे एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग? यही तो एक्स है, एक्स की जगह 10 रखेंगे, और ए कितना है? 6। तो 10 में से 6 गया, ये हो गया 4 आपका। तो ये क्या मिल चुका है हमको? डी। इसी को डी कहा जाता है, यही है विचलन डी। अब आपको डी मिल गया, देखिए यही तो डी है। डी का मतलब एक्स माइनस से हमने पढ़ा था। अब क्या चाहिए हमको? अब हमको चाहिए, अगर एफ डी मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। एफ डी चाहिए, बाद में सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़ देंगे। तो ये हमारा है, देखो यहाँ एफ ये है और डी ये है। एफ डी मिल चुका, दोनों का गुणा कर लो। एफ ये है, डी ये है, दोनों का गुणा। तो 4 एकम 4, तो हो जाएगा -4। फिर क्या होगा? -2, 2 एकम 2, -2, 0 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, फिर 4 एकम 4। इतनी बात समझ में आप लोगों के आई होगी। क्या लिखा है?
अच्छा, हमने क्या बताया, आंसर सभी विधियों से बराबर आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चाहे लघु विधि से निकालें, चाहे प्रत्यक्ष विधि से निकालें, चाहे पद विचलन विधि से निकालें, समांतर माध्य में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्मा एफ डी है ना, क्या चाहिए हमको, सिग्मा एफ डी। तो ऐसे लिखेंगे सिग्मा और ये हो जाएगा एफ डी, जोड़ लीजिए भैया। तो माइनस वाला माइनस में जोड़िए तो क्या हो गया, ये दोनों मिला के ये हो गया -6 और ये दोनों ये हो गया +6। अब ये पूरा जोड़ तो हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +6 -6 दोनों मिला के हो जाएगा 0, यानी कि सिग्मा एफ डी क्या है निकल के 0 आ गया आपका। सूत्र में रख दीजिए यहाँ। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र हमने लिख ही लिया है। तो समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन लिखा है ना। तो चलो यही सॉल्व कर देते हैं। ये तो आपने देख ही लिया कैसे आया। कल्पित माध्य की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 6, इधर समांतर माध्य हमारा चल ही रहा है, ये तो निकालना ही है ना। और प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 0 बटे एन कितना है आपका 5। अगर 0 अंश में ऊपर आ जाए, 0 को आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर 0 ही होगा, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो ये हो गया 6 + 0, यानी कि 6 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा 0, 6 ही आएगा। तो समांतर माध्य क्या आ चुका है आपका 6 आया कि नहीं आया। इसी को तो कहते हैं लघु विधि, ये लघु विधि है। आपने प्रत्यक्ष विधि से इसका समांतर माध्य निकाला तो भी 6 आया, लघु विधि से निकाला तो भी 6 आया। अब चलिए पद विचलन से भी हम लोग निकाल लेते हैं। पद विचलन विधि से भी इसका समांतर माध्य 6 ही आएगा, बदलेगा नहीं। चलिए पद विचलन विधि पे चलते हैं। पद विचलन विधि में क्या होता है देखिए ध्यान से। अब पद विचलन विधि का सूत्र फिर से निकालते हैं हम लोग। सवाल तो यही है, देखिए ये दिया है समांतर माध्य निकालने का। ऐसे सारणी भी दी हुई हो सकती है, सारणी अगर नहीं दी है और कहता है पद विचलन से निकालो, प्रत्यक्ष विधि से निकालो तो भी निकाल सकते हैं, बोले लघु विधि से निकालो तो भी निकाल सकते हैं, बोले पद विचलन से तो भी निकाल सकते हैं। इसी सारणी दिया हो या बोले कि पद विचलन से निकालो तो भी हम निकाल लेंगे इसका, है ना। पद विचलन का मतलब वही है, इसको कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, लघु विधि को कल्पित माध्य विधि या लघु विधि। पद विचलन दूसरी विधि है, तो हमको पद विचलन विधि से निकालना है। सारणी दिया, ये पद है, ये पद है, ये बारंबारता है, इसका मतलब है ये संख्या एक बार आई है, ये संख्या एक बार आई है। चलिए तो सूत्र क्या होता है, पहले हम लोग सूत्र देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये सवाल हमने लिख ही लिया है, तीनों विधियों से समांतर माध्य ज्ञात करने। अब ये हमारा है पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है यहाँ, समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे एन गुणे एच, गुणे एच, एच इधर कर देते हैं, ये गुणे एच, चाहे इधर लिखो ब्रैकेट के बाहर, चाहे इधर लिखो, ये हो गया। अब यहाँ क्या है एच, पहले हमको चाहिए क्या समांतर माध्य निकालना है, तो हमको चाहिए ए एच, एफ पता है यू, तो एफ यू पता है, एफ पता है यू नहीं पता, यू निकाल के एफ से गुणा कर देंगे और जो एफ यू आएगा उसको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ यू हो जाएगा। एन, तो एन तो वही है सब बारंबारताओं का जोड़, चाहे इसको एफ सिग्मा एफ बोलो या एन बोलो। तो ये तो 5 आपका पहले से पता है। कल्पित माध्य फिर वही कहाँ मानते हैं, तो पद में कहीं लगभग बीच में मानते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी करना है, आसान करना है, इसीलिए पद विचलन विधि बनाई गई है। नहीं तो प्रत्यक्ष विधि से ही लगा लिया जाता। प्रत्यक्ष विधि में होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि से इजी हो जाते हैं, कभी कभी पद विचलन से, और कभी कभी लघु विधि से हो जाते हैं। तो जिससे आसान होता है उससे लगाते हैं, लेकिन हमको सीखना तीनों विधियों से है। एग्जाम में बोल देगा कि प्रत्यक्ष विधि से लगाओ, तो आप अन्य विधियों से लगाएंगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे बराबर। इसलिए आपको तीनों विधियाँ सीखना आवश्यक है। जब वो कुछ ना बोले कि किस विधि से लगाओ, तो आप जो मेथड आपको इजी लग रहा है उससे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक एक हमको समांतर मान निकालना है, अब इन सबको एकत्रित करते हैं और फिर इसी में रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमको कल्पित माध्य मिल चुका है, एन मिल चुका है, अब क्या चाहिए यू। तो यू निकालने के लिए अब देखिए यहाँ यू क्या होता है, यू का मतलब होता है डी बटे एच, डी बटे एच। अब ये डी क्या है, डी पहले निकालेंगे, तो डी का मतलब वही विचलन,
डी का मतलब है x माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो चलो पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी बराबर होता है x माइनस ए। अभी अभी हमने निकाला था इसमें, ये देखिए डी का मतलब x माइनस ए, तो x यही तो है सब। तो पहले दो में से x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, दो। क्या निकालना है, ए का ए में 6, तो 2 में से 6 गया, कितना बचा -4, तो यहाँ पर रखिए -4। फिर x की जगह क्या रखना है, दूसरा वाला 4, तो यहाँ रखिए 4, माइनस ए की जगह क्या है आपका 6, तो क्या आएगा -2। फिर x की जगह क्या आएगा 1 2, अब की बात 6 आएगा x की जगह। फिर x की जगह 6 माइनस ए की जगह क्या है 6 में से 6 गया 0। फिर x की जगह क्या है 8, यहाँ 8 रखिए, x की जगह 8 रखिए, माइनस ए की जगह क्या रखना है आपको, ए की जगह 6 रखना है, तो क्या आया आपका 2। फिर x की जगह क्या रखना है 10, तो यहाँ 10 रखिए, माइनस ए की जगह क्या रखना है आपको, बार बार 6 रखना है, तो क्या आया 4, ये आपको रखना आया। तो देखिए 4 माइनस किया था तो क्या आया -2, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 8 में से तो क्या आया था 2, और यहाँ आया 4। ये आपका क्या है डी है, तो डी है। इस तरीके से हम डी निकाल लेते हैं। यू क्या होता है, अभी अभी बताया हमने, यू बराबर क्या होता है, तो यू का मतलब है डी बटे एच, डी बटे एच, यही तो यू है। तो डी ये निकल के आया, इसको एच से भाग दीजिए। एच क्या होता है, एच का मीनिंग होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी विचलनों को विभाजित कर दे। तो ऐसी कोई संख्या बताइए बड़ी से बड़ी जो इन सभी संख्याओं को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो संख्या है 2। देखो 2 से ये भी कट जाएगी, ये सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन सबको काट सके, इसलिए यहाँ एच क्या होगा 2 होगा। तो एच का वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारा, एच है 2, एच का एच कितना निकल के आया 2। तो यहाँ डी बटे एच, तो यू का मीनिंग, यू मीनिंग क्या है, यू का मीनिंग डी बटे एच, यही तो है। चलिए डी बटे एच निकालिए, तो डी का मतलब -4, देखो यहाँ डी बटे एच, तो डी की जगह क्या लिखा है, यही तो लिखा है -4, और भाग किससे देना है एच से, एच का मतलब 2 से, तो कितना आया आपका -2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो -2 आ गया। फिर यहाँ डी कितना है आपका -2, किससे भाग देना है डी को, एच से, एच का मतलब 2 से, तो कितना आया 2 1 कम 2, तो -1। फिर यहाँ डी कितना है 0 है, तो 0 को किससे भाग देना है, एच मतलब 2 से, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा। फिर डी कितना है आपका 2, 2 को किससे भाग देना है, फिर वही एच से 1 आ गया। फिर आपका डी कितना है, यही तो है डी 4, 4 को किससे भाग देना है, एच से, एच का मतलब 2 आया। तो ये आपका आ चुका है यू, यू ये है आपका -2 -1 0 1 2। अब अभी तो यू मिला है ना, अब चाहिए क्या आपको एफ यू, एफ यहाँ है यू यहाँ है, गुणा कर लो, तो एफ को यू निकाल लिया हमने। चलिए देखिए एफ यू क्या होता है, एफ ध्यान रहे कहीं इसका गुणा मत कर देना गलती से, एफ यहाँ है यू यहाँ है, तो यहाँ 2 1 कम 2, माइनस भी है तो यहाँ हो जाएगा -2, फिर 2 1 कम सॉरी 1 1 1, तो ये हो गया -1। फिर क्या होगा 0, ये है हमारा बारंबारता क्या है 1 है, और यू है 0, तो 1 को 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 1 है गुणा किससे करना है यू से, तो 1 1 कम 1, फिर 1 को किससे गुणा करना है 2 से, तो 2 1 कम 2। ये हो गया आपका एफ यू, क्या हो गया एफ यू। आपको चाहिए क्या सिग्मा एफ यू, इन सबको जोड़ लो, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू कितना आया, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा -3, माइनस माइनस में प्लस प्लस में आ गया +3। अच्छा आगे जोड़ो +3 और -3 मिलकर क्या हो गया 0, इसका मतलब सिग्मा एफ यू क्या निकला 0। और भी संख्याएं हो सकती हैं, यहाँ 0 आया तो हम लोग 0 लिख रहे हैं, दोनों में 0 आ गया था, लघु विधि में भी और पद विचलन में भी सिग्मा का मान 0 आ गया था, जो योग था वहाँ सिग्मा एफ डी था, यहाँ सिग्मा एफ यू है। बहरहाल आवश्यक नहीं है कि 0 ही आएगा, बदलता रहता है, जो आएगा वो आपको लिखना है। फिर इसी सूत्र में आप देखिए रख देंगे, हमको सब मिल चुका है, हमको क्या मिला है, हमको ए मिल चुका है, ये देखिए, हमको एच मिल चुका है, यहाँ हमको एन मिल चुका है, ये देखिए बारंबारताओं का योग, सिग्मा एफ यू यहाँ मिल चुका है, इसमें रख देंगे तो समांतर मार्ग निकल जाएगा। चलिए ए की जगह क्या रखें, हमारे बोर्ड में जगह नहीं इसलिए हम यहाँ लिखते हैं, तो समांतर मार्ग बराबर
समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य, इसको कल्पित माध्य भी कहते हैं। एक को ये कितना है 6, तो यहाँ 1 की जगह 6 लिख दिया हमने। फिर प्लस लगा है, एच की वैल्यू क्या है 2, तो एच के स्थान पर हमने 2 लिख दिया। फिर ब्रैकेट लगा दिया। सिग्मा एफ यू कितना है 0, तो ऊपर क्या लिखा हमने 0 और नीचे क्या है 5, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 5। अब चलिए ये तो हो गया 6 प्लस 0 से किसी भी संख्या 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 को 5 से भाग देना है तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया 0, और 0 से किसी भी संख्या को गुणन करेंगे तो भी 0 आएगा। तो 0 प्लस 0 यानी कि आंसर क्या आ चुका है 6। तो ये समांतर माध्य देखिए यहाँ भी 6 आ गया। तो हमने आपको एक क्वेश्चन लेकर के तीनों विधियों से समांतर माध्य निकालना सिखाया। तो इस तरीके से हमारा कैसा आंकड़ा था, ये अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध नहीं था। इस आंकड़े को हमने दिखा दिया कि तीनों विधियों से कैसे सॉल्व करेंगे और आंसर एक ही आएगा, वो बदलेगा नहीं। आज का सेशन ही समाप्त होता है। कल हम आपको बताएंगे कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों और सारणीबद्ध हों तब उनको तीनों विधियों से उनका समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। फिर अगले सेशन में हम वर्ग अंतराल यानी कि वर्गीकृत आंकड़े को तीनों विधियों से समांतर माध्य निकालना सिखाएंगे। उसके बाद में माध्य का और बहुलक आ जाएगा। इस प्रकार आज का क्लास ही समाप्त होता है और फिर कल मिलेंगे हम अगले भाग के साथ सांख्यिकी के। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बढ़िया ढंग से पढ़ाई करें और डेली का डेली आप हमारे चैनल पे आएँ। धन्यवाद।